जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम 10th क्लास का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसको सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है। इसको सुन के हमारे दिमाग में आता है फैंस चल रहे हैं, टीवी चल रही है, ठीक है, फ्रिज चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम ऑन है, हमारा वो प्ले हो रहा है, या हम देखते हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर पे खाना बना रहे हैं या फिर वाटर गर्म कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द सुन के हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका यूज़ जो जनरली हम करते हैं वो हमारी लाइफ में एकदम से ये घुल मिल गई है इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम कह सकते हैं हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। हम इसका इस्तेमाल स्कूल्स में करते हैं, हम इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में करते हैं, हम इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, ज़्यादातर मशीनें आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो रन होती हैं। इसके अलावा ऑफिसेज में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब जान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसका मतलब होता है एक ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of electric charges in motion। यानी असल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि मूव कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से, या फिर हम जो है इसको कैपिटल क्यू से भी नोट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज असल में जो होता है इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाया विच दे अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। यानी क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम सब एटॉमिक particles like electron or proton via which they exert force on other charges। ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं या दूसरे चार्ज पार्टिकल जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम जो है क्यू या कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है कूलम। कूलम, और जब इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कैपिटल सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल सी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है। टाइप्स कितने होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव क्यू यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, और एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जैसे हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है क्यू ई, क्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू ई लिखा है मैंने, ई जो है वो मेरा एक सबस्क्रिप्ट है, क्यू का मतलब चार्ज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। सॉरी, गलत हो गया, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन लेते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और उसको हम क्यूपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस साइन करेंगे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज जो होता है प्रोटॉन के ऊपर वो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, और वो वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको हम जो है क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, बस उसका नेचर अलग होता है, टाइप अलग होता है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो सेम चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, सेम चार्जेस, वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर मेरे पास प्लस चार्ज है एक क्यू और एक दूसरा भी सेम चार्ज है प्लस क्यू, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। इसी तरह से अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, यानी सेम चार्जेस हैं, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल, यानी दूर दूर फेंकेंगे। ठीक है, यानी लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इस तरह से अगर दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, मान लो एक प्लस का है और दूसरा क्या है, माइनस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया है, चार्जेस के बारे में ज़्यादा हमें डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इंट्रोडक्शन में हमारा इतना ही है। इसके अलावा चार्जेस की दो सी छोटी यूनिट्स भी होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको जरा। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसकी ऐसा यूनिट जो होती है कूलाम होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो कूलाम होती है, यानी सी, कैपिटल सी लिखना है आपको। इसके अलावा दूसरी यूनिट्स भी होती है इसकी, जैसे मिली कूलम, मिली कूलम, मिली कूलम को हम लिखते हैं 1 स्मॉल m लिखना है और कैपिटल सी लिखना है, 1 मिली कूलम। तो 1 मिली कूलम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ कूलम, यानी इसकी वैल्यू होती है 1 मिली कूलम की 10⁻³ कूलम। इस तरह से एक और होता है माइक्रो कूलम, माइक्रो
कूलम, इसको हम लिखते हैं 1 माइक्रो। माइक्रो का सिंबल ये होता है, आपको देखो जरा ध्यान से देखना माइक्रो का सिंबल कैसे बनाया मैंने, और सी जो है वो कैपिटल बनाना है। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो ये कन्वर्जन कभी कभी आ सकते हैं, तो आपको ये याद करना है। तो ये जो है किसकी ऐसा यूनिट है, ये किसके यूनिट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू के। क्यू ले लो या फिर कैपिटल क्यू ले लो, कुछ भी ले लो। हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट 12.1। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट 12.1। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जरा ध्यान से इस पे कंसंट्रेट करिएगा, इस टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लो, स्मॉल आई से, या फिर कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। जनरली हम कैपिटल आई से ही करते हैं, स्मॉल आई से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है एम्पेयर। जब आप एम्पेयर को लिखोगे तो ए छोटा बनाओगे अगर कंप्लीट लिख रहे हो, और अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो इसका सिंबल होता है ए, क्योंकि आपको कैपिटल बनाना है, एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम जो है इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तार है, मेटेलिक वायर, जिसको हम कंडक्टर कह सकते हैं। तार होता है, हमारे घरों में तार नहीं होते, मेटेलिक वायर वो है इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ले लिया हमने, इसको मान लिया एक्स एंड और इसको मान लिया वाई एंड, दो एंड है इसके। तो सपोज एक्स से वाई जो है वो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, एक्स से वाई मेरा क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है क्यू। मान लो क्यू बराबर है 5 कूलम, कितना है 5 कूलम। तो हम कोई सा भी सेक्शन लेते हैं, वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं एक इस वायर का, कहीं पे भी ले लें, ये सेक्शन हमने ले लिया, मतलब इस सेक्शन पे हमको कंसंट्रेट करना है। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 कूलम चार्ज था, या फिर कोई भी चार्ज है, मान लो यहाँ पे ये चार्ज, मान लो कोई भी चार्ज है Q, जो कि इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये चार्ज Q जो है इस सेक्शन को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है। मान लो टाइम t में क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है, टाइम t में। तो हम ये पता करेंगे कि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में इस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है। मान लो 1 सेकंड में, टाइम 1 सेकंड में इस सेक्शन से 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी क्रॉस कर रहा है, तो हमारा जो करंट होगा उसकी वैल्यू आएगी 5 एम्पेयर। इसी तरह से मान लो इस सेक्शन से 1 सेकंड में 10 कूलम करंट क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो करंट की वैल्यू है वो है 10 एम्पेयर। यानी 1 सेकंड में किसी भी सेक्शन से वायर के कितना चार्ज क्रॉस करता है, वही करंट की वैल्यू होती है। यानी अगर हमने कह दिया कि हमारे पास जो है Q बराबर 20 कूलम, कितना 20 कूलम चार्ज जो है इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। यानी 2 सेकंड में जो चार्ज इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है वो 20 कूलम है। तो 1 सेकंड में
कितना चार्ज क्रॉस करेगा, तो 1 सेकंड में जो चार्ज क्रॉस करेगा वो होगा 10 कूलम। कितना होगा, 10 कूलम। तो हमारा करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर। यानी आपने देखा करंट क्या होता है, द चार्ज क्रॉसिंग एनी सेक्शन of conductor in unit time is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी चार्ज जो किसी सेक्शन से 1 सेकंड में पास हो रहा है, यानी यूनिट टाइम में पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट कराता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called current, is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट यानी द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि मान लो अगर क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है टी टाइम में, हमें टाइम की वैल्यू अभी हम ले नहीं रहे ऐसी, बस इतना कह देना टाइम टी है, और जो चार्ज क्रॉस कर रहा है वो कितना है, क्यू है। तो इस सेक्शन पे क्यू चार्ज जो है, क्यू कूलम चार्ज जो है टी टाइम में यानी टी सेकंड, हमेशा रखना टाइम को आपको सेकंड में लेना है, टी सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो जो करंट की वैल्यू होगी आई, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आप चार्ज को कैपिटल में ले रहे हो, कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करे तो क्यू अपॉन टी लिख दो। ठीक है, तो आपने देखा कि जो करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज का कितना हो गया, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। यानी एम्पेयर जो होता है वो कूलम पर सेकंड के बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आपकी यहाँ से निकल जाएगी कि 1 एम्पेयर करंट कितना होता है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से। तो मैं आपको जो है डेफिनेशन बता देता हूँ। तो हमने पढ़ा था करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन आती है कि 1 एम्पेयर करंट a current of 1 ampere is said to be current of 1 ampere is said to be flowing through a conductor, flowing through a conductor when 1 coulomb of electric charge is crossing any section in 1 second, in 1 second। यानी अगर कोई चार्ज जो कि 1 कूलम वैल्यू है वो किसी सेक्शन से 1 सेकंड में पास हो रहा है तो हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।
करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। तो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पेयर होती है, एम्पेयर। इसको अगर कैपिटल फुल में लिखोगे तो AMPER लिखोगे, ये छोटा होना चाहिए। इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, वो होती है मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की होती थी, मिनी कूलम और माइक्रो कूलम। तो मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। और माइक्रो एम्पेयर होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो एक पाथ होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ, इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पाथ, पाथ in which some elements or some components of circuit are arranged in proper manner. तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ इन विच सम कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर। इसमें क्या होता है? पाथ होता है जिसमें आपका करंट फ्लो होगा, लेकिन उस पाथ में बहुत सारे कंपोनेंट्स या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के वो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होते हैं। जैसे एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे ये हमारी बैटरी है, तो जिसमें जो बड़ा वाला सिंबल होता है प्लस टर्मिनल है और छोटा वाला माइनस टर्मिनल है। दिस इज बैटरी, इसकी वोल्टेज आपको देनी पड़ेगी, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये प्लग की कहलाता है, प्लग की। प्लग की ये ऑन ऑफ के काम आता है, सर्किट को क्लोज करने के लिए, सर्किट को ओपन करने के लिए, यानी सर्किट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अगर ये अभी जो है इसमें ये ओपन है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे हम की रख देंगे, इसको कहते हैं की लगाना। की पुट कर दी हमने, अब की पुट करते ही इसमें करंट फ्लो करेगा। और करंट हमेशा याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, यानी यहाँ से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस की जगह आप जो है कोई बल्ब वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस्तेमाल कर सकते हो। बल्ब हो गया, जनरली हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप जो है यहाँ पे कुछ और चीज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया ये। तो हमारे घरों में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होते हैं। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं, जैसे टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, और LED बल्ब्स हो गए या म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 12.3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस इन पॉइंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है?
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये होती है वोल्ट। ठीक है, और जब आप वोल्ट लिखेंगे फुल में तो आपका V छोटा बनेगा, और इसका जो शॉर्ट सिंबल होता है वो होता है कैपिटल V। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पहले समझा देते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। ये जो सोर्स चार्ज है, इसका क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके आसपास। यानी इस चार्ज के कारण इसका खुद का एक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इन कर्व लाइन से दिखाया हुआ है, कर्व से दिखाया हुआ है इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ तक फैला होगा? ये इन्फिनिटी तक फैला होगा। कहाँ तक फैला होगा? इन्फिनिटी तक। यानी इन्फिनिटी पे ये करीब जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला होगा? इन्फिनिटी तक फैला होगा, और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, यानी जीरो। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा होगी इसी के आसपास। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। अब मान लीजिए एक चार्ज है क्यू नॉट। क्या है? क्यू नॉट चार्ज, जो कि कहाँ पे है? अभी इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है, वो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। यानी सोर्स चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है काफी। तो मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है, इस टेस्ट चार्ज को हम बोलेंगे क्यू नॉट। क्या बोलेंगे? क्यू नॉट। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 1 कूलम है। 1 कूलम भी लेके चल रहे हैं हम अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है वो 1 कूलम भी होती है। मतलब लेके चलते हैं उसको। मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज जो है 1 कूलम का, ये इन्फिनिटी पे है। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं मूव कराता हूँ, क्या कराता हूँ? मूव। किसकी तरफ मूव कराता हूँ? सोर्स की तरफ। किसकी तरफ? सोर्स चार्ज की तरफ। तो होगा क्या कि ये चार्ज किसका है? प्लस का है। और टेस्ट चार्ज भी किसका है? प्लस का है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। यानी जब मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव कराऊंगा, तो इसमें और इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? इस रिपल्सन के अगेंस्ट। यानी अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को मूव कराना है, तो इनमें रिपल्सन होगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो मुझे करना पड़ेगा, या यही वर्क जो किया जाएगा इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए। कहां से? इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट एक्स पे। ये एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, ये एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी। जिस पॉइंट पे भी हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, उसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होता है, वही वर्क जो है पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट एक्स पर। यानी हमें 1 कूलम को चार्ज को मूव कराने में कहां से? इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक 10 जूल वर्क करना पड़ा। कितना जूल वर्क करना पड़ा? 10 जूल। तो आपका जो पोटेंशियल होगा एक्स पॉइंट पे, वो कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर हमें 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक्स पॉइंट पे मूव कराने में 20 जूल एनर्जी या 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा एक्स पर, वो कितना होगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। ठीक है। और अगर मान लो हमारे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम नहीं है, बल्कि कुछ और है, तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास Vx इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। यानी अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैं लिख देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन it is the amount of work done in moving
1 coulomb of test charge from infinity to any point say x in the electric field of source charge. It is the amount of work done in moving 1 coulomb of test charge from infinity to any point say x in the electric field of source charge. तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क किया जाता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q नॉट, जहाँ पे Q नॉट आपका जनरली 1 कूलम लेते हैं, लेकिन अगर 1 कूलम नहीं दे रखा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं इसको। इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती है उसकी, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव, यानी दो टाइप का होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि मान लो इफ 100 जूल ऑफ वर्क is done in moving a test charge of 20 coulomb from infinity to any point x, then what is the potential at x? Then calculate the electric potential at x. तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, Vx इक्वल टू, जो भी पॉइंट दे रखा हो वो आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के रूप में जोड़ना है। अगर मैं x पे पूछ रहा हूँ तो x लगाना है, अगर मैं y पे पूछ रहा हूँ तो y में लगाना है, अगर मैं a पे पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे a लिखना है आपको, Va। तो कितना हो जाएगा, W अपॉन में Q नॉट। W कितना दे रखा है आपको, 100 जूल। याद रखना W हमेशा जूल में होना चाहिए और चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए। टेस्ट चार्ज कितना दे रखा है, 20। काट दो इसको, 5 आ गया, यानी 5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल आया, 5 वोल्ट आया। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जुलता है कुछ इससे, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, V से, कभी कभी इसे डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जिन दो पॉइंट्स के बीच में भी आप पोटेंशियल निकाल ले हो वो लिख दो यहाँ पे। जैसे x और y के बीच में निकाल ले हो तो एक्स वाई लिख दो, ऐसे करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों में से किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, V, डेल्टा V या फिर VXY। यहाँ पे x और y दो पॉइंट है यहाँ पे। तो मान लो हम सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सोर्स चार्ज है मेरे पास Q, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक फैला है। कहाँ तक फैला है,
इन्फिनिटी तक। मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज मेरा क्यू नोट बराबर कितना है, 1 कूलम है। कितना है, 1 कूलम। इसको 1 कूलम, इसको इस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट एक्स तक मूव कराया मैंने। कहाँ तक मूव कराया, एक्स तक। और इसे मूव कराने में मुझे जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा 100 जूल। एक्स को थोड़ा पास कर लेते हैं। इस पॉइंट तक मूव कराने में 100 जूल वर्क करना पड़ा है। ठीक है। अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को थोड़ा और पास, सोर्स चार्ज के और पास में मूव कराता हूं तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए इसी को मैंने यहां मूव करा दिया, यहाँ पे मूव करा दिया। ठीक है, वाई पे। ठीक है, तो वाई पे मूव कराने में मुझे मान लो कितना वर्क करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा 150 जूल। क्योंकि जितना मैं पास मूव कराऊंगा टेस्ट चार्ज को, मैं क्यू के जितना पास लाऊंगा मुझे उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि एक्स तक मूव कराने में मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ा, और वाई तक मूव कराने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, 150 जूल वर्क करना पड़ा। तो कितना एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ा है, एक्स से वाई तक मूव अगर मैं कराऊंगा, एक्स से वाई तक मैं मूव कराऊंगा तो कितना एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ेगा, 50 जूल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 50 जूल। तो एक्स पॉइंट से लेके वाई पॉइंट तक मूव कराने में मुझे 50 जूल वर्क करना पड़ा। तो यही वैल्यू जो है 50 वोल्ट में हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। दोबारा समझते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है कि उन पॉइंट्स के बीच में टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क किया गया है। यानी इस पॉइंट एक्स से लेके पॉइंट वाई तक मूव कराने में हमें जो है कितना जूल वर्क करना पड़ा, 50 जूल वर्क करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो ही 50 जूल जो है वोल्ट में, कितने में, वोल्ट में हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और किसके बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स और वाई के बीच में है। तो एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 50 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कुछ जो है सिमिलर है आपका पोटेंशियल से। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ सिमिलर रहेगी पोटेंशियल की तरह ही। मैं बोल रहा हूं, इसको सुन लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई is the amount of work done, is the amount of work done in moving a test charge of 1 coulomb from one point x to other point y। अब हमें इन्फिनिटी से लेके नहीं आना है, बल्कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव कराने में चार्ज को, कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है, वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है तो कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। और पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हम लिखते हैं पीडी। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। याद रखना यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो वर्क है जो उन दो पॉइंट्स के बीच किया गया है। ठीक है, ये डब्ल्यू जो है वो वर्क है जो उन दो पॉइंट्स के बीच में किया गया है, और डब्ल्यू को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे, ओम्स लॉ, सॉरी इलेक्ट्रिक। असल में ये जो है 12.2 पॉइंट था, 12.2 था, ये 12.3 नहीं था, 12.2। अब हम 12.3 करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे 12.3। अभी हमने 12.2 पॉइंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर हम कहते हैं एक स्केमेटिक ग्राफ होता है या स्केमेटिक डायग्राम होता है। स्केमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो हम डायग्राम के थ्रू, एक बैलेंस्ड डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जैसे मैंने आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना के दिखाया था, याद कीजिए। जिसमें हमारी एक बैटरी थी, एक की थी, प्लग की बैटरी थी हमारी 12 वोल्ट की, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, और ये क्या है, रेजिस्टेंस आर। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है ये। और भी तरह तरह के डायग्राम्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जिसमें आपका एक प्लग की दे रखा है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, और कनेक्टिंग वायर्स हैं। दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हम बात करते हैं, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको बता दिया है। मैं बात करूंगा कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। कई तरह की कंपोनेंट्स यानी कई तरह के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको जान लेते हैं। उसके लिए आपका एक डायग्राम दे रखा है, सॉरी एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी बुक में, टेबल 12 नाम नहीं याद आ रहा मुझे कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो जैसे पहला है हमारे पास वायर, वायर है, ठीक है। तो वायर को हम, वायर मतलब तार जो होता है, कंडक्टिंग तार, सिल्वर का, कॉपर का, जनरली कॉपर का, एल्युमिनियम का, इस तरह के तार हम लेते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन क्योंकि सिल्वर महंगा आता है तो उसका वायर हम नहीं ले सकते। तो वायर को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये वायर है हमारे पास। अब वायर में क्या होता है, ये सिंगल वायर है हमारे पास, जॉइंट भी हो सकता है वायर का, यानी वायर जॉइंट। तो जॉइंट है अगर वायर का, तो जॉइंट को हम दिखाएंगे इस तरह से, ये रहा जॉइंट है। देखिए ये तार जा रहा है ऊपर से नीचे, इसमें से एक तार हमने जॉइंट कर दिया है, दिस इज अ वायर जॉइंट। क्या है ये, वायर जॉइंट, ये सिंगल वायर, ठीक है, ये वायर जॉइंट है। इस तरह से कभी कभी हमें जॉइंट नहीं चाहिए होता, बल्कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, यानी वो टच नहीं होते हैं, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। ऐसे एक वायर लिया, ये दूसरा वायर जा रहा है, ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब है ये दोनों वायर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं कर रहे, यानी क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर। तो ये तो वायर हो गए। इस तरह से बल्ब, बल्ब सेकंड नंबर, बल्ब, बल्ब को कैसे दिखाते हैं, बल्ब सेकंड है बल्ब। बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से, तार है, कनेक्ट कर दिया हमने बल्ब को, ये बल्ब है हमारे पास, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तब इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है, मतलब फिक्स वैल्यू लेके चलते हैं।
इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, तो उनको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, उसको इस तरह से दिखाते हैं। ऐसे एक एरो का निशान बना दीजिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। या एक तरीके से और दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद है सेल और बैटरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं की और स्विच। थर्ड है प्लग की। प्लग की को ऐसे दिखाते हैं। तो प्लग की का यूज जो होता है वो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। यानी सर्किट जब आपका ओपन रहेगा तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जब सर्किट आपका क्लोज रहेगा तब आपका करंट फ्लो होगा, यानी ऑन ऑफ के लिए होता है। तो ये अभी जो है ओपन है। क्या है? ओपन है, यानी हम कह सकते हैं ये ऑफ है अभी। ठीक है, अब इसमें हमने ये इस तरह से सिंबल दिखा दिया डॉट का, इसका मतलब इसमें हमने की डाल दी है। चाबी होती है वो हमने पुट कर दी है, की पुट कर दी है। ये होल होता है, ये होल है, इसमें की पुट कर दी हमने, तो ये कनेक्शन हो गया प्रॉपर। यानी अब करंट फ्लो करेगा, यहाँ करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड, यानी अब क्लोज हो गया, यानी इसको हम कहेंगे ऑन हो गया, सर्किट क्या हो गया? ऑन हो गया। तो की है, इस तरह से की जगह आप कुछ और भी इस्तेमाल करते हुए होता है स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच आपने घरों में देखा होगा ना, स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए। तो स्विच को हम इस तरह से बनाते हैं। ये स्विच है। ठीक है, ये अभी ओपन है, स्विच ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अब करंट फ्लो करेगा आपका। क्लोज्ड है, अब क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो आप दोनों में से किसी, चाहे इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल कर लीजिए सर्किट में, चाहे प्लग की का इस्तेमाल कर लीजिए। जनरली हम प्लग की का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है हमको। हम बात करेंगे सेल और बैटरी की। सेल और बैटरी सीधा समझ लीजिए। सेल, सेल जो होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके घड़ी हो, जो दीवार घड़ी होती है उसमें लगा होता है, जो आपके रिमोट होते हैं उसमें सेल लगे होते हैं, ड्राई सेल कहते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा सेल जो होते हैं वो दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई सेल इस्तेमाल करते हैं, जो 10 या 15 रुपए का आता है। आपने देखा होगा निप्पो वगैरह के या फिर एवरेडी वगैरह के आते हैं। तो एक सिंगल सेल को ये इस तरह से, आपने देखा होगा सेल इस तरह से होता है, आपने देखा होगा इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है निप्पो। ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे थोड़ा सा आपका उभरा हुआ रहता है, ये प्लस होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं इसको। और जो पीछे होता है इसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ये माइनस का होता है। ठीक है, इस तरह से ये सेल है आपका। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, बल्कि जो प्लस होता है उधर मैं बड़ा साइन ऐसे लगा देता हूँ, और जिधर माइनस होता है उधर एक नेगेटिव, सॉरी छोटा सा साइन लगा देता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, ये और ये चीज सेम है, इसको हम डायग्राम में यूज करेंगे। सेल है ये, क्या है? सेल। अब बात करते हैं बैटरी। सेल में वोल्टेज होती है कि वोल्ट लिखे रहते हैं, जैसे जनरली सेल जो आते हैं हमारे पास 1.5 वोल्ट के आते हैं। किसके आते हैं? 1.5 वोल्ट, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे आपको वो 1.5 वोल्ट होगा।
इसके अलावा 3 वोल्ट के भी आते हैं और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जनरली 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट के आते हैं। जब 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बन जाते हैं। जैसे एक सेल हमने ये ले लिया और इसी के साथ सीरीज में एक सेल और लगा दिया हमने। देखिए एक सेल ये रहा निप्पो का ले लेते हैं, सस्ता आता है। तो 2 सेल लगा दिए हमने, तो इस सेल का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया इसी सेल का, और इस सेल का ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो जब 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल, एक और भी ले सकते हो आप, और भी ले सकते हो, जब 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है तो वो बैटरी बन जाते हैं। तो ये बैटरी बन गए। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस माइनस एक सेल हो गया, फिर एक और ले लेते हैं यहाँ से, प्लस माइनस एक और सेल हो गया, ये बैटरी हो गई। प्लस माइनस, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से प्लस माइनस, ये सिंपल पड़ेगा। ये बीच की लाइन हम गायब कर देते हैं। दोनों में से किसी तरीके से दिखा दीजिए। तो जनरली बैटरी क्यों हम वो करते हैं, बैटरी में क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वोल्टेज। जैसे ये 1.5 वोल्ट की है बैटरी, सॉरी सेल, और ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो टोटल कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो जब हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं, सीरीज। इससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैटरी हो गई, सेल हो गए। ठीक है, इसके अलावा यही है हमारे मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, वो भी बड़े इस्तेमाल होते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर, नाम से पता चल रहा है कि मीटर है। ये क्या है, मीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं या वोल्टेज को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference, or we can say voltage, at and between any 2 points, between any 2 points इन अ सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे गोला बनाया, यहाँ पे वी लिख दिया, इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ जोड़ना है। दूसरी बात है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का, वो बहुत ही हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हाई लेना। तो कनेक्ट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया मैंने ऐसे सर्किट में, यहाँ पे ये बैटरी है, ये स्विच, सॉरी प्लग की है, इस तरह से। और सही से बना लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो तब भी सही लग रहा है। ठीक है, तो मान लो 12 वोल्ट है इसका, ये मैंने ऑन कर दिया, इधर आई है, इधर आई है। तो मान लीजिए मुझे इस बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। यानी ये बल्ब है ना, एक्स और वाई 2 पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, एक्स और वाई के बीच में। तो मैं क्या करूंगा कि इस वोल्ट मीटर को इन्हीं 2 पॉइंट्स में पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ऐसे। ऐसे, तो ये प्लस था, इधर ये माइनस था, तो प्लस की तरफ प्लस वाला टर्मिनल रखूंगा, माइनस की तरफ माइनस वाला रखूंगा। तो अब जो इसमें रीडिंग आएगी, यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, वो बताएगा कि एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था।
इधर से अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है यहाँ और यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर है हमारे पास। अब बात करते हैं करंट की। करंट को किससे मेजर करते हैं? तो करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। किससे? एमीटर। एमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इन अ सर्किट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट वी यूज एमीटर। एमीटर का सिंबल करना कुछ नहीं है, ये लिखना है खाली, प्लस माइनस। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है बहुत। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है इसका। और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, यानी जिस सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस पता करना है, जैसे मान लीजिए, सॉरी, जिस सर्किट में भी हमें करंट पता करना है, एक सर्किट है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें मुझे करंट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो इसका इलेक्ट्रिकल पाथ है, ये तार है, इसी में मैं जोड़ दूंगा इसको। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इसको, यहाँ जोड़ देता हूँ ऐसे, प्लस का निशान प्लस की तरफ, माइनस का निशान माइनस की तरफ। तो अब जो इसमें रीडिंग आएगी अमीटर में, वो हमारा करंट होगा, ये आई, आई की रीडिंग आएगी इसमें। ठीक है, तो करंट का रेजिस्टेंस लो होता है और हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम जो है अब 12.4 पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है जो आगे भी क्लासेस में आपके काम आएगा। तो ओम्स लॉ जो है वो दिया था जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम ने। और ये जो ओम्स लॉ है, ये रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में। तो ओम्स लॉ क्या होता है, क्या कहता है ओम्स लॉ, वो बताऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये रहा वायर, जिसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। यानी ये क्या है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V, एंड्स के बीच में, एक्स और वाई, ये दो एंड्स हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? I है। तो इसी V और I के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, कौन बताता है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो जो करंट फ्लो हो रहा है I किसी भी कंडक्टर से, वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के एंड्स पे। ठीक है, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये आपका टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब करंट फ्लो करता है वायर से तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो आपका टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओम्स लॉ का जो मैथमेटिक, ये तो आपकी स्टेटमेंट है, दोबारा बताता हूँ। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor provided that etc are kept constant। अगर इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाऊंगा तो I is directly proportional to V, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? V पे डिपेंड करता है। अगर V बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हम इसको ये भी कह सकते हैं V is proportional to I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मुझे हटाना है, इक्वल टू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या आता है? R आता है। यानी R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस।
क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसका होता है, रेजिस्टेंस होता है इस वायर का, किसका होता है, इस वायर का। और इस रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम, ओ एच। और इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम रखी गई है टू ऑनर द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। अब ये रेजिस्टेंस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ, ग्राफ बता देता हूँ, इसका ग्राफ किस तरह से होता है। तो ये जो है ओम्स लॉ जो है वो कंडक्टर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, चाहे वो कॉपर के हों, एल्युमिनियम के हों, सिल्वर के हों, केबल होता है ये। अब हम जानते हैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे ग्राफ से समझा सकते हैं इसको, यानी ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस ये इस पार्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम, सेकंड पार्ट में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना है पहले, इस तरह से। ये वोल्टेज है, बैटरी है मेरी, बैटरी का बी वोल्ट है। इस बैटरी को हम वेरिएबल लेंगे, इसका वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं। हम वोल्टेज वाला नहीं लेना है बल्कि वेरिएबल वाला लेना है। और यहाँ पे हमने एक की लगा दी, ये रेजिस्टेंस आर है, हमने की ऑन, इसमें करंट आई फ्लो करेगा। अभी मान लीजिए हमारा वी की जो वी है उसकी हमने कुछ वैल्यू ले रखी है, तो जितनी वैल्यू होगी, अब वी की वैल्यू को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। वी की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो सपोज करिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दें, चाहे यहीं पे लगा दीजिए बैटरी के क्रॉस में, और अमीटर लगा दीजिए, यहाँ अमीटर लगा दीजिए। एमीटर जो है वो आपकी करंट की वैल्यू बताएगा, और वोल्ट मीटर लगा दीजिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस का क्रॉस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्ट मीटर लगा दीजिए, ठीक है। तो उसमें जो वोल्टेज की रीडिंग आएगी वो यही रीडिंग होगी जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वोल्टेज। तो ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे रीड हो जाएगा। इस वोल्ट मीटर को आप यहाँ बैटरी का क्रॉस भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एमीटर है हमारे पास, ये यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हल्का फुल्का अंतर आता है अगर आप चेंज करते हैं लोकेशन। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम करंट आई, ठीक है। और वाई एक्सिस पे लेंगे हम वोल्टेज वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मान लीजिए हमने वी की कोई वैल्यू ली, मान लीजिए 2 वोल्ट ली। जब हम वी की 2 वोल्ट वैल्यू लेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू कुछ आएगी निकल के। दोनों प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट आया आपका। अब आप क्या करिए, वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, 2 से कर दिया 4। जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पे रीडिंग चेंज हो गई है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब 2 पॉइंट आए आपके, आपने 4 वोल्ट कर दिया इसको, तो जो यहाँ पे रीडिंग आएगी वो नोट कर लीजिए, दोनों को प्लॉट कर लीजिए। यानी जब 4 वोल्ट कर दिया था तब करंट कुछ आ गया। अब वोल्टेज और बढ़ा दीजिए, 4 से कर दिया 6। जैसे आप 4 से 6 करेंगे यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, उसको प्लॉट कर लीजिए ऐसे करके। इस तरह से और आगे बढ़ाइए। अगर ये सारे पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट किस पे आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। जो भी आपके पॉइंट आए हैं ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, यानी ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। और ओम्स लॉ के केस में आपका जो वी और आई के बीच में ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस ग्राफ से आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, रेजिस्टेंस। तो कैसे पता कर सकते हो आप रेजिस्टेंस इस ग्राफ से, तो आप कोई ले लीजिए,
मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे V की वैल्यू नोट कर लो कितनी आ रही है, मान लो 4 वोल्ट आ रही है, V की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और करंट की वैल्यू आ रही है 2। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास V बराबर होता है IR ओम्स लॉ से। तो R बराबर कितना निकल के आएगा, R बराबर निकल के आएगा V अपॉन I। तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे आप ये पॉइंट ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, एक्स पॉइंट ले लिया। तो एक्स पॉइंट पे देखिए V की वैल्यू कितनी आ रही है और करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, I की वैल्यू 2। तो कितना रेजिस्टेंस निकल के आया, काट दो इसको, 2 ओम। कितना निकल के आया, 2। तो आप ग्राफ से इस तरह से जो है आप जो है रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में बाकी का पोर्शन और आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।